अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स सिलेबस टी 4024 की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो सीरीज की अभी तक मैं 3 वीडियोस शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स जो डील किए हैं वो टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। सेकंड, मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में डिस्कस किया है और उसके पास पेपर सॉल्व किए हैं। और थर्ड, मैंने सेट्स एंड वेन डायग्राम की वीडियो पहली वीडियो स्टार्ट की थी, और ये सेट्स एंड वेन डायग्राम की दूसरी वीडियो आपके पास है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो सेट्स एंड वेन डायग्राम की पहली वीडियो जरूर देखें। चलें जी, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सबसेट्स। अच्छा जी, अब सबसेट्स क्या होते हैं इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसेट्स बेसिकली पार्ट ऑफ सेट, यानी किसी भी सेट का आपके पास कोई हिस्सा हो, वो आपके पास सबसेट होता है। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, सबसेट फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट है ये पी, और मैं इसके सबसेट्स बनाना चाहता हूं, यानी इसके पार्ट्स बनाना चाहता हूं। तो अगर मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगा, तो भाई वो पार्ट्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो ए, बी, सी, डी होंगे। वो पार्ट्स जिसमें दो एलिमेंट्स हो वो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी होंगे। यानी इसी के मैं पार्ट्स बना रहा हूं। वो सबसेट, वो पार्ट्स जिसमें तीन एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी आपके पास होंगे। और वो पार्ट्स यानी वो कंप्लीट पार्ट्स, अगर मैं कहूँ वो कंप्लीट पार्ट यानी एज इट इज वापस सेट बनना, वो भी तो हिस्सा ही होगा ना। कंप्लीट भी तो एक हिस्सा ही होता है। तो वो आपके पास चार एलिमेंट्स वाले होंगे, ए बी सी डी, और एक वो पार्ट जो खाली को रिप्रेजेंट करेगा। खाली मींस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से क्या मुराद होगी? जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो फिर हम एम्प्टी सेट्स की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स होंगे। अच्छा जी, अब सबसेट्स भी दो किस्म के होते हैं। पहला होता है पहला होता है आपके पास प्रॉपर, और दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर। अच्छा जी, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? वेरी सिंपल, जो सही मायनों में सबसेट हो, जिसे हम वाकई ही पार्ट कहें, उसे हम कहते हैं प्रॉपर। जैसे कि ये सारे के सारे वाकई ही पार्ट्स हैं। ये ये भी इसका हिस्सा। और अगर आपके पास कंप्लीट सेट एज इट इज वापस ही आ जाए, ये कंप्लीट सेट, इस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वापस ही वो बन गया ना। अब वापस वो बन गया, कोई डिफरेंट चीज तो नहीं बनी, वापस वो बन गया, पर है तो पार्ट ही ना। इसी वजह से इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी आपके पास हमेशा, जब भी आप किसी सेट का सबसेट बना रहे होते हो, तो एक इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, बाकी तमाम प्रॉपर सबसेट बनते हैं आपके पास। तो जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? चार एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर और बाकी तमाम इम्प्रॉपर सबसेट बने, और टोटल 16 सबसेट बने हैं आपके पास। दिस इज इंटरेस्टिंग कि भाई 16 सबसेट बने। इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला है सबसेट को के नंबर्स को फाइंड करने का। जी बिल्कुल, हमारे पास फार्मूला है। अगर आपके पास चार एलिमेंट्स होंगे, तो अगर आपको टोटल सबसेट फाइंड करना है, तो ये टोटल सबसेट फाइंड करने का फार्मूला है। तो टू, इसमें कितने एलिमेंट्स है? फोर। तो चार
और इसका आंसर होगा 2 × 2 × 2 × 2 जो हो जाएगा आपके पास 16। जी हाँ, इसमें आपके पास 16 सबसेट बनेंगे, जिसमें से 15 प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर होगा आपके पास। तो ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव पर जाते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि भाई आपके पास ये फार्मूला है पॉसिबल सबसेट फाइंड करने का, और ये फार्मूला अगर एक माइनस कर देंगे तो मैं कहूंगा पॉसिबल प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का। तो 2n-1 प्रॉपर सबसेट, यानी 16-1 इस केस में 15 प्रॉपर सबसेट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें इनकी नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं अब नोटेशंस को डिस्कस करता हूं। मैं कहूंगा ए सबसेट है ABCD, या बी, ये सैम्पल होता है सबसेट। सबसेट है ABCD, मगर हम गिविंग कंडीशन में अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर ये सबसेट का सैंपल है। पर अगर हम कंडीशन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी हमारे लिए उस वक्त प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंपॉर्टेंट होगा, तो ये प्रॉपर सबसेट का सैंपल होगा। तो दिस इज द सैंपल ऑफ प्रॉपर सबसेट, यानी ये आपको प्रॉपर सबसेट के लिए रिप्रेजेंट करवाते हैं। अगर इस सबसेट के ऊपर एक लाइन होगी तो इसे हम कहेंगे नॉट अ सबसेट, या नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये इन जनरल सबसेट का की नोटेशन है, और ये जब अगर हम प्रॉपर की बात कर रहे होंगे तो ये प्रॉपर के लिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जनरली हम ये यूज करते हैं, पर अगर हम प्रॉपर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां वर्ड्स आ जाएं प्रॉपर सबसेट बताएं, तो फिर हम प्रॉपर सबसेट के लिए ये यूज करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये डिस्कशन हमने कर ली। अब वेन डायग्राम को सॉल्व करने की टेक्निक्स को सीखते हैं। अब वेन डायग्राम्स, हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। स्टार्ट हम दो सेट्स वाले से स्टार्ट करते हैं। पास पेपर में आपके पास हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम्स के, तो आपने बहुत स्ट्रांगली यहाँ से देखना है, क्योंकि यहाँ पर वेन डायग्राम इसी फॉर्म में आपके पास हमेशा होता है। ओके, चले जी स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कहता है देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 32 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। दे कैन चूज अ स्टडी हिस्ट्री, भाई वो हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं और ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हैं। अब जो 18 स्टूडेंट्स है वो हिस्ट्री चूज कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं वो ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं, 8 को दोनों चूज करना है। अब कहता है ये इंफॉर्मेशन आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। चलें जी, कर लेते हैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट इस इंफॉर्मेशन को। दो सेट्स हैं तो फिर दो सर्किल। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना वो जरूर सुने, क्योंकि वहां पर उनको बेहतर वेन डायग्राम फिर मजीद समझ आए, क्योंकि वहां मैंने वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, दो सेट्स हैं, और क्यों मैंने यहाँ पर आपके पास ओवरलैपिंग का बनाया है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कॉमन भी है। 8 स्टडीज बोथ
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ओके, अगर मैं पहले को रिप्रेजेंट करवाऊं आपके पास, पहले सर्किल को मैं रिप्रेजेंट करवाऊं हिस्ट्री, दूसरे को रिप्रेजेंट करवाऊं आपके पास ज्योग्राफी, तो मेरे पास जो दोनों के कॉमन, जो दोनों स्टूडेंट दोनों चीजें पढ़ते हैं वो आर्ट है। ये कॉमन एरिया है, दिस इज योर कॉमन एरिया, जहां पर वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों आपके पास स्टडीज करते हैं। क्योंकि 18 स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास हिस्ट्री स्टडीज करते हैं, तो इसका मतलब जो सिर्फ हिस्ट्री स्टडीज करते हैं वो 10 है। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री, यानी ये जगह रिप्रेजेंट करेगी ओनली हिस्ट्री को, हिस्ट्री स्टूडेंट्स। और ये जगह आपके पास जो होगी ओनली ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो टोटल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स 20 हैं, 8 चले जाएंगे यहाँ से, 8 ऑलरेडी मैंने फिल्ड कर दिए हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर 12 हो। क्योंकि देखें, ये 8 और 10, 18 हिस्ट्री के हो गए, और 8 और 12, 20 ज्योग्राफी के हो गए। तो अगर मैं सबको काउंट करूं, 12, 10, आपके पास हो जाएगा 22, 30, टोटल कितने हैं? 32 स्टूडेंट। इसका मतलब दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। ये जगह कौन सी जगह होगी? जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता होगा। तो भाई, पहले इसने क्या कहा? इसने हमसे कहा था कि वेन डायग्राम बनाए, हमने वेन डायग्राम बना दिया। दूसरा इसने क्या कहा था? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नाइदर हिस्ट्री नॉर ज्योग्राफी। तो जनाब, ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जो ना ही हिस्ट्री पढ़ते हैं और ना ही ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेंस डेवलप हो गया होगा कि किस तरह से वेन डायग्राम यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलें जी, ठीक है जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब भाई, सेट्स को हम डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली सेट्स को 3 वे से रिप्रेजेंट किया जाता है: टेबलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि ये टेबलर फॉर्म, दिस इज सिंपली अ टेबलर फॉर्म। अगर सेट फाइनाइट हो तो टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। पर अगर सेट थोड़ा बड़ा हो या इनफाइनाइट हो, जरा लिखने में बड़ा लग रहा हो, इनफाइनाइट लग रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन के वेज हैं। जैसे कि देखें, अब नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, चलता जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको एक प्रिसाइज फॉर्म में लिख दूं, जो बहुत छोटी सी हो और जो समझने में बड़ी आसानी हो, जैसे कि ये देखें, ये नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कुछ इस तरह से रीड करते हैं: मैं नंबर हूं, मेरे बारे में और जानो, मेरे बारे में, मेरे बारे में और जानो, मेरे बारे में और जानो, मैं नेचुरल नंबर। यानी ये इसको रीड करने का तरीका है। अगर आप इसको एक सेंस देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आए, तो आप इसको ऐसे रीड करें: मैं नंबर्स हूँ, और मेरे बारे में अगर और जानना चाहते हो तो मैं नेचुरल नंबर हूँ। ये सेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको देखें, बी का मतलब क्या? बी का मतलब मैं ऑर्डर पेयर। अब ये बेसिकली क्या है? ये पेयर्स हैं, और ये ऑर्डर पेयर होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत तफसील से बात करूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये दो नंबर्स होते हैं जो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, बस आपको इतना समझना है। मैं ऑर्डर पेयर हूँ, और मेरे बारे में और जानना है, तो ये जो मेरा वाई एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली 2x+1 के बराबर है। यानी अगर आपको ये ऑर्डर पेयर फाइंड करना है तो ये कंडीशन फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ x
बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, जैसे ऊपर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मैं ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकता हूँ। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो मुझे अगर y फाइंड करना है x की जगह 1 रख दूंगा, तो आप देखें y की वैल्यू क्या हो रही है, 2+1 यानी कि 3। तो इसका मतलब जब x की जगह 1 रखा गया था तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया। अब ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर, क्योंकि आप 2 पुट करेंगे एक और नंबर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, जैसे अगर x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2+1 यानी y इज इक्वल टू 4+1 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो अगला ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2,5। ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे एक पेयर आपके पास ऑर्डर पेयर बनता जाएगा। तो इसको अब इतने इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स को लिखने की एक प्रिसाइज और सिंपल फॉर्म ये है। सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे ये कहता है मैं नंबर्स हूं और मेरे में जार में जानना है, तो जानो कि मैं 5 के बराबर और उससे छोटा हूं। और दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। भाई अगर 2 छोटा है 5 से, अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो 2 छोटा है 5 के, अगर यहां से पढ़ूंगा तो 5 बड़ा होगा 2 से। ऑब्वियसली यहां से उल्टा पढ़ा जाएगा ना, तो यहां से पढ़ूंगा तो 5 बड़ा होगा 2 से। ऐसे ही अगर आपके पास ये लिखा हुआ होगा दिस वन, मैंने ये सैंपल स्लैश यूज किए, इस डॉट की जगह स्लैश भी यूज किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको सच दैट कहते हैं, इन दो सैंपल्स को कहते हैं सच दैट, जैसा कि यह इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो देखें ये नंबर 5 से बराबर और 5 के छोटे, और यहां से उल्टा ये नंबर 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं और 2, क्योंकि ये लेस देन है यहाँ से उल्टा पड़ा जाएगा। 2 से बड़े हैं और 2 के बराबर हैं, और 5 से छोटे हैं और 5 के बराबर है, यानी 2 से बड़े हैं और 2 के बराबर, 2, 3, 4 और 5 से छोटे हैं और 5 के बराबर। तो ये अगर ये x नेचुरल नंबर होगा तो ये सिंपली इस सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और वे है, सिंपली एक वे। दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकता हूँ 2 और 5 के दरमियान और 2 और 5 को इंक्लूड करते हुए नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपके पास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक और ये जो सेट को लिखने का तरीका है ये आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब 3 सेट्स को इन्वॉल्व करते हैं सेट्स में। अब 3 सेट्स को इन्वॉल्व करते हैं और 3 सेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कहता है इन अ सिक्स फॉर्म ऑफ 200, इफ इन अ सिक्स फॉर्म ऑफ 200 स्टूडेंट, 6 क्लास में 6 के फॉर्म्स हैं, 200 फॉर्म्स है। Three of the students, 3 of the subjects students can be studies are mathematics। अब 200 के आपके पास स्टूडेंट्स हैं, यानी 200 स्टूडेंट सिंपली फॉर्म में 6 क्लास के 6 फॉर्म के 200 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, जो 3 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पास वो डेटा दे रहा है, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी। यानी आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं जो 3 किस्म के सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 110 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स, 85 स्टडीज करते हैं टेक्नोलॉजी, 70 स्टडीज करते हैं साइकोलॉजी। ओके, इसका मतलब अगर मेरे पास एक चीज तो क्लियर है, ये वेन डायग्राम में 3 सेट्स बनेंगे। अब ये 3 सेट्स कैसे बनेंगे, ओवरलैपिंग डिसजॉइंट सबसेट, ये तो डिस्कस करेगा हमारा प्रॉब्लम। तो चलें इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और सबसेट इन तीनों में से कौन सा बनेगा। अगर ये वर्ड्स आपको नए लग रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल से। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है। लास्ट में वीडियो भी डिस्प्ले होगी एट दी एंड आपके पास, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में वो वीडियो डिस्प्ले हो रही होगी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलें 45 स्टूडेंट्स
स्टडीज मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इनमें कुछ कॉमन है, यानी मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में कॉमन है। 35 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी, भाई मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी में भी कॉमन है। और 19 स्टूडेंट स्टडीज टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी, इसका मतलब स्टिल इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं, 9 स्टूडेंट्स ऑल 3 सब्जेक्ट, और जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स करते हैं, तो ये डेफिनेटली ओवरलैपिंग का आ रहा है। देखिए जी, फर्स्ट, ये फर्स्ट, दिस वन सेकंड, एंड दिस वन थर्ड। तो स्टार्ट हमेशा सबसे कॉमन वाली जगह से करें, और ये वो जगह है जो सबसे कॉमन है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इनकी जगहों के बारे में, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया आ जाए। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलॉसफी से, तो जनाब ये वो जगह होगी जो सबकी कॉमन होगी, सबकी कॉमन। और सबकी कॉमन जगह को लिखने की टेक्निक है एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन पी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ रही है, ये तीनों को कॉमन लिखने की जगह। ओके, अब अगर मैं ये देखूं, दिस वन एंड दिस वन, तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी को इन्होंने, यस, पी से मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया, ये पूरा एरिया। जी बिल्कुल, इसमें आपके पास कॉमन टेक्नोलॉजी का भी आ रहा है, पर ये जो एरिया होगा इसको हम मानेंगे साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स का कॉमन, प्लस टेक्नोलॉजी का भी आपके पास इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आपके पास है। ठीक है, पर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन साइकोलॉजी। तो मैं इस एरिया, इस पूरे एरिया को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ, इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो एरिया होगी, दिस वन, अगर मैं आपको मेंशन करूं, ये जो एरिया होगी खाली दिस वन, ये एरिया ओनली, मैं इसमें वर्ड यूज करूंगा, ओनली आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हों। पर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसको एम इंटरसेक्शन पी, तो फिर आपके पास ये पूरा आपके पास आए। पर जब ओनली वर्ड यूज होगा, तो फिर खाली मैं इसके लिए पे डिस्कस कर सकता हूँ। ये जस्ट लैंग्वेज है, और हमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलरली बाकी पोर्शन भी आपके पास ऐसे ही रिप्रेजेंट होंगे। ये वाला भी आपके पास ऐसे ही होगा, मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी, ये वाला भी आपके पास ऐसे होगा, मैथमेटिक्स साइकोलॉजी। पर अगर मैं इस वाले पोर्शन की, खाली इस वाले पोर्शन की बात करूं, दिस वन, तो ये ओनली मैथमेटिक्स होगा, ये ओनली टेक्नोलॉजी होगा, और ये पोर्शन ओनली आपके पास साइकोलॉजी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बातें समझ आ गई हैं। अगर ये वाली बातें समझ आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम प्रॉब्लम को वैल्यूज दे सकते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम्स की वैल्यूज दे देते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करें कॉमन, 9 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3, तो ये 9 आपके पास यहां आ जाएगा। ये 9 स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज तमाम के तमाम करते हैं। ओके, अब आइए दो में कॉमन, 45 स्टडीज मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी 45 करते हैं, यानी ये पूरा का पूरा 45 है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 9 फिल कर दिया है। तो 45 में से जब आप 9 माइनस करोगे, तो 5 और 4 ये हो जाएगा 36। इसका मतलब जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स ओनली इन दोनों को पढ़ते हैं, वो 36 आपके पास है। अब 35 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी, ओके, मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी 35, तो इसमें से भी 9 निकालना होगा, 5 और 4, ये 26 स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी पढ़ते हैं। 9 इसलिए निकाला क्योंकि वो बेसिकली आपके पास टेक्नोलॉजी के कॉमन स्टूडेंट्स थे। तो मैंने
ये वाला भी फिल कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास 90 स्टूडेंट स्टडीज टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी 19, नो ऑलरेडी दे दिया, तो ये आपके पास 10 हो गए। अब सिर्फ मैथमेटिक्स को काउंट करने की बारी आ गई है। सिर्फ मैथमेटिक्स को काउंट किया जा सकता है। 110 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो 110 में से मुझे माइनस करना होगा 36, 26 एंड 9, 6 एंड 6 12, ये 21, 1 2 4 7, इसका मतलब 71 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अलावा वो नहीं कोई और चीज पढ़ते। तो 110 में से, बल्कि आई एम सॉरी, मुझे इसको, ये 71 तो आपके पास जस्ट इनका ऐड हुआ, 110 से माइनस करना है। ओके, 71, तो भाई 1 दिया, ये हो जाएगा 9, 10 में से 7 3, सॉरी, ओनली 39 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। सिमिलरली अब अगला नंबर आपके पास है 85 स्टूडेंट टेक्नोलॉजी है, तो 85 को ओनली टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को, सॉरी, ओनली टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हम देख सकते हैं। तो मुझे पहले इन सबको ऐड करना होगा, 36 और ये 19 हो जाएगा, 10 और 9 19, तो ये हो जाएगा 15, 4 5 55, और मुझे इसको कितना 85 से माइनस करना होगा 55 0 3, तो ओनली 30 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है आपके पास, बल्कि सॉरी, ये टेक्नोलॉजी का मैंने बताया था आपके पास, पार्डन मी, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। अब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट पे आ जाते हैं, 70 आपके पास हैं, तो इन सबको मुझे ऐड करना होगा। आई होप मैंने एडिशन सही की थी। 70 से माइनस करना, आई थिंक मैंने एडिशन रॉन्ग की है, एक बार फिर कर लेता हूँ दोस्तों। आपके पास 85 स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के, तो मुझे इन सबको जमा करना होगा, 36 और 19, तो ये हो जाएगा 15, 5, सॉरी बिल्कुल सही था। ओके, पार्डन मी, मुझे लगा शायद मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग की है। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर आप मुझे साइकोलॉजी को देना है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स है, पहले मैं इनको जमा करना होगा, 19, तो ये हो जाएगा 15, 4 45, इसका मतलब मुझे 70 से 45 माइनस करने होंगे, तो ये हो जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये 25। अब मुझे इन सबको जमा करना होगा और चेक करना होगा क्या वाकई 200 आ गए। अगर 200 नहीं आए, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। तो जरा जल्दी से काउंट कर लेता हूँ, 39, 36, 26, 30, 25, 10, 9, तो भाई मैं जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेता हूँ। तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, कैलकुलेटर हमें जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके दे दे। सो लेट मी हैव कैलकुलेटर हियर। ओके, सो भाई मुझे इसकी एडिशन करनी है। तो पहला नंबर आपके पास है 39 प्लस 36 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 9, आंसर आ रहा है 175। इसका मतलब 25 ऐसे स्टूडेंट थे जो इसमें से कोई भी नहीं पढ़ते। अब 25 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल 200 स्टूडेंट्स थे ना। अगर ये 175 आपके पास आया है, तो 25 वो स्टूडेंट्स थे जो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे, कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे। ओके, दैट्स रियली गुड। इसका मतलब ये अब आपके पास हुआ। तो अब इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया, अब हम इजीली आंसर्स दे सकते हैं। जो मेन काम होता है वो यही होता है। तो वो आंसर देते हैं, कॉपी वेन डायग्राम कर लिया। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, पहला आपके पास नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जो होगा 25। फिर कहता है अब ये सेकंड वाला फाइंड करना है, बहुत केयरफुली समझिएगा इस चीज को। भाई एम
इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले मैं आपको वेन डायग्राम से ऑब्वियसली हेल्प आउट करूंगा, और आपको देखिए किस तरह से हम वेन डायग्राम से इसको निकाल सकते हैं। तो भाई पहले मैं एम इंटरसेक्शन टी देखूंगा। तो एम इंटरसेक्शन टी, लेट मी जस्ट टेक दिस साइड। तो एम इंटरसेक्शन टी, एम इंटरसेक्शन टी, तो आपके पास ये चीज होगी, दिस वन। और फिर इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट में कलर चेंज कर देता हूं। इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी के अलावा वाला। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस जिसने देखी होगी तो उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पी कॉम्प्लीमेंट पी के अलावा वाला, अब पी के अलावा वाला ये जगह भी होगी, ये जगह भी होगी, ये जगह भी होगी, पी के अलावा सारी जगह होगी, यानी ये सारी जगह होगी, दिस होल, सारे के सब पी के अलावा। और मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इन सब का इंटरसेक्शन चाह रहा हूं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इन सब का इंटरसेक्शन वो जगह होगी जहां येलो और ये ब्लैक होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये जगह होगा, दिस वन। और वो बेसिकली आंसर क्या है, ये आपका आंसर 36 है। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब जनाब इसको मुझे रिमूव करना होगा ताकि मैं नेक्स्ट को भी शेड इसी में कर दूं आपके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब कहता है पी इंटरसेक्शन टी यूनियन क्यू। पहले टी यूनियन पी को शेड कर लेता हूं। सो पी यूनियन टी यूनियन पी, टी और पी, तो जनाब ये शेडिंग होगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इस शेड में मुझे कॉमन देखना है एम को। अब एम कौन सा पार्ट है इसमें, बहुत ही सिंपल। तो इस शेड में कॉमन देखना है मैंने एम को। तो भाई एम ये वाला है, ये पूरा एम है। तो ये जो पार्ट है दिस वन, ये कॉमन होगा, और ये मेरा फाइनल आंसर, दिस वन। तो मुझे ये मिटाना होगा, ये मेरा फाइनल आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वेन डायग्राम्स चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पास पेपर सॉल्व करूंगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।